जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो है, सेकंड वीडियो है किसका, 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने कहा था आपसे कि एमपी सेट या फिर जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और आगे वीडियो में जाने से पहले मैं बता दूं कि मेहरा सर ने, यानी कि आप जिस चैनल पे हो, मेहरा सर ने और हम लोगों ने मिलकर एक टारगेट बैच शुरू किया है इंग्लिश लिटरेचर का। स्पेशली यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट बैच आप कॉल कर लें इस नंबर पे और बैच ज्वाइन कर लें, अभी चल रहा है। तो यहां आपको प्रॉपर गाइडेंस और आपको 5000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टाइम हमने पहला वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मैंने कहा था 1000 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके एमपी सेट के लिए, उनकी सीरीज में लेके आया हूं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाके, या चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, पहले भी आ चुके हैं। अब आते हैं हम 21 पे। तो ये पहला क्वेश्चन आज का है, विच इज द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज वर्क। सबसे पहला इंग्लिश प्रोज वर्क कौन सा है, यह आपके सामने क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ये पहले वाला जो फर्स्ट होता है ये ज्यादातर पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट पोइट, प्रोज, या फिर फर्स्ट प्ले किसने लिखा, फर्स्ट नोवेल किसने लिखा, कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, ठीक है, यदि फर्स्ट आना है तो देखिए, एक आपके सामने है मॉडी डी ऑथर, या फिर ये विषय, या फिर एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, या विवल्फ आपको पता है ये प्रोज नहीं है, क्या है, पोइट्री है, जो कि कब लिखी गई है, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है, एंग्लो सेक्सन के टाइम। और उसके बाद यदि हम बात करें एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये लिखी है किसने, ये लिखी है विनरेबल भिडे ने, और ये पहला वर्क है प्रोज में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोज का सबसे पहला वर्क है हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, आप देख लेना। क्लियर हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। 22 आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर देते चलें। क्या बोल रहा है कि विच प्ले इज कंसीडर्ड शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी। ये आ गया फिर से फर्स्ट वाला, पहली ट्रेजेडी शेक्सपियर की कौन सी है। तो आपके सामने ऑप्शन है टाइटस एंड्रोनिक्स और हेमलेट और मैकबेथ और जूलियस सीजर। ये जूलियस सीजर है, ये तो बहुत बाद में लिखा गया है, यानी कि 1600 लगभग 1600 में लिखा गया है। मैकबेथ 1605-6 में लिखा गया है, 1603 के आसपास हेमलेट लिखा गया है। ठीक है, तो यहां यदि हम देखें तो पहला जो प्ले था शेक्सपियर का, पहला जो फर्स्ट ट्रेजेडी थी वो थी टाइटस एंड्रोनिकस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 23 समझिए क्वेश्चन आपके सामने, जवाब दीजिए। हु रोट द डिफेंस ऑफ पोइजी। हु रोट द डिफेंस ऑफ पोइजी, ये क्रिटिसिज्म का वर्क है। आपने क्रिटिसिज्म पढ़ा होगा, आप देखिए कौन सा होना चाहिए, कमेंट में बताते चले। फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, या क्रिस्टोफर मार्लोव, या फिर बेन जॉनसन। तो ये जो सही आंसर है वो क्या है, वो है फिलिप सिडनी। अब फिलिप सिडनी के बारे में बता दूं तो फिलिप सिडनी पहले क्रिटिसिज्म इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो सबसे पहले ये क्रिटिक हुए हैं और इंग्लिश में। और यदि बात करें फादर ऑफ क्रिटिसिज्म तो जॉन ड्रेडन, ये पहले फादर माने जाते हैं क्रिटिसिज्म के। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पहले क्रिटिसिज्म ये है, लेकिन फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कौन है, ड्रेडन, जॉन ड्रेडन है। ये किसने कहा था, ये कहा था सैमुअल जॉनसन ने। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन स्टेंजा। ये 2022 में क्वेश्चन आया था एमपी सेट में ही, और कई तरह के सेट में आ चुका है, स्टेट जो सेट होते हैं उनमें आ चुका है। तो आपके सामने ये है
राइमिंग स्कीम चेक करनी है तो इसमें कौन सी है जिसमें स्पेंसर स्टेंजा फॉलो करता है। तो ए बी यानी कि स्पेंसर स्टेंजा में कितनी लाइंस होती है, 9 होती है, पहली बात तो है ना, 9 लाइंस होती है। ठीक है, तो 9 होती है, तो 9 वाला कौन सा है, इसमें कितनी है, 2 4 और 4 3 7 है, 2 4 6 8 1 9 हो सकता है। ये तो बहुत ज्यादा है, ये नहीं होगा, ये नहीं है। ए बी बी सी सी डी ये भी कितनी हो गई, ये तो 10 हो गई, तो ये भी नहीं है। यहां से भी 9 होते हैं, तो 9 था। इन्होंने 8 लाइंस का जो रहता था उसको 9 में कन्वर्ट किया था और इसी को नाम दिया स्पेंसर स्टेंजा। क्लियर हुआ, तो आप याद रखेंगे। आगे देखिए, और वैसे भी इसमें ए बी बी सी ऐसे में इन्होंने लिया है और सी बाद में आ गया है 9 में। आगे देखिए, अगला है 25 का क्वेश्चन है, जॉन डन बिलोंग्स टू विच ग्रुप्स ऑफ पोइट। जो जॉन डन साहब थे, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि जॉन डन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1572 में हुआ था, बेन जॉनसन के साथ, मतलब बेन जॉनसन के टाइम उनका भी 1572 में हुआ था। और शेक्सपियर और मार्लोव का जन्म हुआ था 1564 में, मैंने कल डिस्कस किया था। इसमें आपको बताना है कि जॉन डन साहब कौन से ग्रुप में से, इनमें से क्या कैविलियन पोइट है, क्या मेटाफिजिकल पोइट है, क्या रोमांटिक पोइट है, या क्लासिकल पोइट है। ये दो तो नहीं होंगे नीचे वाले, रोमांटिक पीरियड बाद में आया, 19th सेंचुरी में रोमांटिक पीरियड आया। अब लेकिन कैविलियन पोइट या मेटाफिजिकल पोइट ये करीब है थोड़ा सा, ये साथ में है, कैविलियन पोइट भी मेटाफिजिकल पोइट, इनका टाइम पीरियड लगभग साथ का ही है। लेकिन जॉन डन थे वो थे मेटाफिजिकल पोइट। कौन से थे, मेटाफिजिकल पोइट थे। क्लियर हुआ, ये इन मतलब ये फादर ऑफ मेटाफिजिकल जो उन्होंने टर्म दिया था उसको बोला जा सकता है। ठीक है, मेन इसके मेटाफिजिकल पोइट के ये मेंबर थे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज ए रिवेंज ट्रेजेडी बाय वेबस्टर। जॉन वेबस्टर के मतलब रिवेंज ट्रेजेडी कौन है, तो द व्हाइट डेविल या वॉलपेने या डॉक्टर फॉस्टस या अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट इनका वर्क है नहीं, किसका वर्क है कमेंट में बताना। डॉक्टर फॉस्टस इनका वर्क नहीं है और वॉलपोने भी नहीं है। वॉलपोने और ये अल्केमिस्ट एक ही राइटर का है, आपको कमेंट में बताना है। और ड्रेडन का मैं इनका बता देता हूं मैं, ये डॉक्टर फॉस्टस आपको किसका वर्क है, मार्लोव का वर्क है। अब यहां यदि बात करें हम तो द व्हाइट डेविल ये इनका वर्क है, बेन जॉनसन का मात्र एक वर्क है, तो आपको यहां एलिमिनेशन मेथड से भी हो रहा है, तो सही पहला। अब आता है 27, क्या बोल रहा है देख लीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है, पैराडाइज लॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये आपका जो वर्क आया था वो 1667 में आया था, 1667 में आया था, सॉरी। और इसका दूसरा जो वो आया था 1671 में, सॉरी सिक्वल आया था। पैराडाइज लॉस्ट का सिक्वल कौन है, तो पैराडाइज रिगेन है। पैराडाइज रिगेन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया पहले कि पैराडाइज का सिक्वल वर्क कौन सा है, उसके मतलब जैसा उसके साथ का, तो वो है पैराडाइज रिगेन। और पैराडाइज लॉस्ट का दूसरा जो फेज आया था वो आया था 74 में, जब उनकी डेथ भी हो गई थी उसी साल, तो ये आप लोगों को ध्यान रखेंगे। हाँ, क्वेश्चन में आते हैं कि भाई ये पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा था, तो ये मिल्टन ने, मैंने बोल ही दिया मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में और इनकी डेथ हो जाती है 1674 में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ब्लाइंड हो जाते हैं, बीच में अंधे हो जाते हैं। ये पैराडाइज लॉस्ट तभी का वर्क है जब वो अंधे होते हैं, यानी कि ब्लाइंड हो जाते हैं पूरी तरह से। आगे देखिए, इनका लिसिडस भी वर्क है, लिसिडस जो कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए लिखा था और इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रोट इन द मेमोरियम, है ना, मेमोरियम एज एन एलिजी फॉर। एक एलिजी है, एलिजी का मतलब क्या होता है कि दुख कोई ऐसी
गीत होता है या दुख जो पोइम होती है उसको एलेजी बोला जाता है, किसी की डेथ पे ज्यादातर लिखी जाती है। हिज वाइफ, हिज फादर या ऑथर्स हेलम या फिर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन के बारे में तो इन्होंने नहीं लिखा है तो ये नहीं होगा। उनके अपने दोस्त, इनका दोस्त मित्र थे अर्थर हेलम, इनके लिए इन्होंने ये इलिजी लिखी थी इन मेमोरियम, इनकी याद में। ठीक है, तो याद में, इनकी याद में लिखी थी, तो आपको ध्यान रहेगा कि अपने दोस्त की याद में, अर्थर हेलम की याद में लिखा था। तो वाइफ नहीं है, फादर नहीं है, याद रहेगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और एक इंपॉर्टेंट वर्क भी है इनका ये इन मेमोरियम। आगे बात करते हैं 28th क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज यूज्ड बाय। ये जो स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस है ये किसने यूज किया, इसका किसने अपने वर्क में इसको यूज किया, क्वेश्चन ये है। ये कल भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, मतलब वीडियो में बताया था। तो ये यूज किया है जेम्स जॉयसी और वर्जीनिया वुल्फ ने। ये दोनों इसको, यानी कि इसका सी आंसर सही है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। क्लियर हुआ। ये दोनों ऐसे राइटर है जिन्होंने क्या किया था, स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस यूज किया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है उसका थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कि पूरी तरह से जो प्रोटेगनिस्ट है या जो करेक्टर है उसमें घुस जाना, मतलब उसमें उसको अच्छे से फील करना एक तरह से। वो हमारा, जैसे हमारे बहुत सारे हीरो होते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे रियल लाइफ में, मतलब नाना पाटेकर है या एक दो और भी ऐसे हीरो है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो रियल लाइफ में रियल वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि फिल्मों में है या उस तरह से। तो कई बार उसको बोलते हैं स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोवेल बाय अरुंधति रॉय। ये इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन है। अरुंधति रॉय बहुत अच्छी राइटर है। इनका कौन सा वर्क है, द व्हाइट टाइगर तो नहीं है इनका। ये तो व्हाइट टाइगर किसका है, अरविंद अडेगा का है। और द गाइड आपको पता ही है किसका गाइड है, R.K. नारायण का गाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। राजू इसमें प्रोटेगनिस्ट है। ट्रेन टू पाकिस्तान ये कुशवंत सिंह का जी का है, कुशवंत कुशवा जी का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। देखो ये चारों ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क है जो आप लोगों को इनकी मतलब समरी आप यूट्यूब पे देख लेना, मेरे वीडियो भी डले होंगे, शायद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का डला है, द गाइड का भी मैंने बनाया है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं या किसी का भी देख सकते हैं रैंडमली, और शॉर्ट वीडियो एक समरी टाइप का, क्योंकि इनसे ये पूछा जाता है इसका प्रोटेगनिस्ट कौन सा है या किसने किसको क्या कहा, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वर्क में से, तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यदि बात करें तो ये तो तीनों गए, तीनों ही इनके नहीं है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने लिखा है। किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने लिखा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द व्हाइट टाइगर, द गाइड और ट्रेन टू पाकिस्तान। विच क्रिटिक इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म किसने दिया था ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एडवर्ड सेड हो गया, या स्पाइबिक हो गई, या फिर होमी बाबा हो गए, या फिर रेमंड विलियम्स। तो इसमें ये जो कंसेप्ट दिया था ओरिएंटलिज्म, ये दिया था एडवर्ड सेड ने। किसने दिया था, एडवर्ड सेड ने। क्लियर हुआ। गायत्री स्पिवक के भी बहुत सारे वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इनका बहुत अच्छा वर्क है कि इन्होंने ग्रामेटोलॉजी को ट्रांसलेट किया था। किसको, ग्रामेटोलॉजी को ट्रांसलेट किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द टर्म रिकंस्ट्रक्शन किसने दिया था। एक था कंस्ट्रक्शन, है ना, स्ट्रक्चरलिज्म भी था, एक स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था, है ना। एक डीकंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चरलिज्म दिया था, आपको पता ही होगा, डी सेशोर ने। और ये जो डीकंस्ट्रक्शन है वो दिया था किसने, जस्ट ड्रेडा। किसने, जैक्स ड्रेडा। इन्होंने दिया था कौन सा कंसेप्ट, डीकंस्ट्रक्शन। द फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन कौन होंगे, जैक्स ड्रेडा होंगे। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं।
और अगला क्वेश्चन है आर के नारायण फिक्शंस टाउन इज नेम्ड। आर के नारायण ने जितने भी वर्क लिखे हैं उसमें एक फिक्शनल टाउन उन्होंने बनाया था अपने वर्क में, और सभी जो भी जितने भी वर्क थे, मालगुडी, डेज और ये सारी चीजें, मतलब मालगुडीज, ये इसका आंसर है मालगुडीज। तो मालगुडी मतलब एक इनकी सीरीज भी चलती थी पहले नेशनल टीवी, मालगुडी डेज, उसमें बहुत सारे उनके सीरियल जो उनने वर्क थे वो दिखाए जाते थे, जिसमें स्वामीनाथन है, गाइड है, द इंग्लिश टीचर है, और भी इनके बहुत सारे वर्क है। ठीक है, तो ये किनके वर्क है? आर के नारायण के हैं। और इनका जो मेन जो टाउन जो थीम रहती थी वो थी क्या, जो एक तरह से सेटिंग रहती थी उनकी ज्यादातर वो रहती थी मालगुडी, याद रखना मालगुडी। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज ए पोइम बाय, ये पोइम किसने लिखी है? वेयर इज माइंड इज विदाउट फियर इज पोइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर या अरविंदो घोष या फिर सरोजिनी नायडू या कमला दास। आप कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 34। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले किसने यूज किया था, किसने ये दिया था टर्म, है ना, सबसे पहले ये किसने यूज किया था, मतलब जिसने दिया होगा उसी ने तो यूज किया होगा। बात समझ में आ रही है? वर्जीनिया वुल्फ ने यूज किया था, जेम्स जॉयसी ने यूज किया था बाद में, लेकिन पहले जिसने दिया था उसने यूज किया होगा। तो जिसने दिया था, किसने दिया था? तो विलियम जेम्स ने यह दिया था। विलियम जेम्स ने स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस दिया था, जिसको वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयसी ने बाद में यूज किया था। हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ हेमलेट, हेमलेट के प्रोटेगनिस्ट कौन से हैं? तो हेमलेट ही है भैया। कौन है? हेमलेट है। क्लाउडियस चाचा जी है, जिन्होंने उनके पापा को मार दिया था और मम्मी से शादी कर ली थी। इस तरह का है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। हु इज कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिज्म, इंग्लिश रोमांटिज्म के फादर है हमारे भाई साहब विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पहले भी बता चुका हूं, कल भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। इनका पहला वर्क आया था लिरिक ब्लाड, जिससे रोमांटिज्म की स्टार्ट हुआ था। सैमुअल जॉनसन और विलियम वर्ड्सवर्थ लाए थे। नेक्स्ट है विच पोइम इज द प्रीफेस टू रोमांटिक मोमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले कौन सी ऐसी पोइम आई थी जिसने इंग्लिश जो रोमांटिज्म है उसको स्टार्ट किया था? तो लिरिक ब्लाड है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने विच रोमांटिक पोइट रोट कुबला खान। कुबला खान किसने लिखी है? कुबला खान किसने लिखी है, ये क्वेश्चन है। तो आपको कुबला खान का पीबी शैली नहीं, सैमुअल जॉनसन, सैमुअल टेलर, एसटी कॉलरेज और जॉन कीट ने नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ द रोमांटिक एज। इनमें से कौन सा रोमांटिक एज में नहीं है? रॉबर्ट बर्न ये है, अलेक्जेंडर पोप पेंडिंग डाल दो, कीट है, विलियम ब्लेक है। तो अलेक्जेंडर पोप रोमांटिक एज के नहीं है। ये किसके हैं? एज ऑफ पोप अलग भी है एक, ये 18th सेंचुरी के हैं, 18th सेंचुरी के। जोनाथन स्विफ्ट के साथ के हैं अलेक्जेंडर पोप। डंसियार्ड लिखी है इन्होंने, रेप ऑफ लॉक लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल थीम इन द रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री की सेंट्रल थीम क्या रहती थी, यानी कि मेन थीम क्या थी, किस पे वो काम करते थे? तो रेशनलिज्म नहीं है, लव ऑफ नेचर हो सकता है, अर्बन लाइफ, साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं। तो ये इसका है लव ऑफ नेचर। यानी कि इन्होंने ज्यादातर रोमांटिज्म का मतलब क्या होता है? प्रकृति की सुंदरता के बारे में वर्णन करना, उसको बढ़ा चढ़ा के उसको और अच्छा बताना, उससे जुड़ाव महसूस करना, वो रोमांटिज्म है। तो ये मतलब वर्ड्सवर्थ ने और बाकी लोगों ने दिया था, बहुत सारे इसके राइटर है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
ऐसे ही हम लोग ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे कंसेप्ट के साथ। आप जुड़े रहें, कमेंट बताते रहें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए करें, लाइक करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।